हेलो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप सभी को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज नोन एज रेस्पिरेशन, कह सकता हूँ मैं इस चीज़ को भी, या कहूँ इनटेक ऑफ O2 एंड आउटटेक ऑफ या रिमूविंग ऑफ CO2, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन और एंड एक्सहेलिंग ऑफ CO2। ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना इज नोन एज ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन। देखिए, बायोलॉजिकल टर्म में हम ब्रीदिंग बोलते हैं इसको, फिर कॉमनली कह सकते हैं रेस्पिरेशन। दोनों एक ही टर्म है, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन। ठीक है भाई। तो ह्यूमन बीइंग कौन सी गैस लेता है भाई? ऑक्सीजन लेता है। और कौन सी छोड़ता है? CO2 छोड़ता है। एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स, सभी कौन सी गैसेज लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। छोड़ते कौन से हैं? CO2 छोड़ते हैं। ठीक है भाई। देखिए, एक माइकोप्लाज्मा, ये एक बैक्टीरिया है जो किंगडम मोनेरा में है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा किंगडम सिस्टम, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन या लिविंग बींग्स कह सकते हैं हम, उसमें आपने पढ़ा होगा किंगडम मोनेरा। और उसमें आपने माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। वो एकमात्र ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वायरस को भाई हम लिविंग नहीं कह सकते। आपके दिमाग में अभी वायरस आया होगा, क्योंकि वायरस बॉडी के इन तो लिविंग है, लेकिन बॉडी के आउट लिविंग नहीं होता वो। यानी कि उसको कोई ना कोई बॉडी चाहिए लिविंग होने के लिए। ठीक है भाई। तो लिविंग माइकोप्लाज्मा है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती सर्वाइव करने के लिए। ठीक है भाई। तो अब देखिए, जो टॉपिक करने वाले हैं हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी थ्योरी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन सा ऑर्गन यूज होता है। तो आप सभी को पता है लंग्स, और कौन सी बॉडी पार्ट्स इसमें यूजफुल होंगे हमारे लिए, वो मैं उस अब थ्योरी करने से पहले बता देता हूँ। क्योंकि अगर मैं थ्योरी में उन बॉडी पार्ट्स का नाम लूँगा तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे कि आपको इस बॉडी पार्ट का नहीं पता है। तो देखिए, स्टार्ट करता हूँ। देखिए, नसल पासेज और माउथ कैविटी, सभी को पता है कि ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं हम, या कोई भी जो एयर है कहाँ से लेते हैं भाई हम? या तो नाक से लेते हैं या मुंह से लेते हैं। मोस्टली जो नाक है वो एयर के लिए यूज होता है, जो माउथ है वो यूज नहीं होता। ठीक है भाई। माउथ फूड के लिए या वाटर के लिए यूज होता है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए भी हम इसका यूज कर लेते हैं। तो देखिए, माउथ कैविटी से जो ऑक्सीजन है या एयर है वो कहाँ जाती है? सीधा वो सीधा जाती है फेनरिक्स में। अब मैंने ये जो पासेज, ये मैंने जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वीडियो बनाए थे आप लोगों के लिए, उसमें मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी। अब वो वीडियो देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है भाई। तो ये फेनरिक्स में आई, फेनरिक्स से पहुंचे लैंड्रिक्स में। अभी यहाँ पर स्टॉप करते हैं हम इसको, क्योंकि हमें जो नाक वाली जो एयर है उसको भी तो यहीं पे लेके आना है, ताकि दोनों एयर को एक साथ हम लंग्स तक पहुंचा सकें। ठीक है भाई। नसल पासेज। तो अब जो नाक है, नाक का जो फ्रंट पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? नास। नास बोलते हैं, आपने कभी सुना भी होगा। ठीक है भाई, नास बोलते हैं उसको हम। और बायोलॉजिकल टर्म में कहूँ तो क्या बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं उसको नोस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं भाई? नोस्ट्रिल्स। वहाँ से एयर एंट्री लेता है। और आपने अपने या आप तो भाई जैसे 10th क्लास में हो गए या फिर छोटे होंगे, अगर आपके नाक में बाल नहीं आए हुए हैं, तो आपने जो बड़े हैं या बूढ़े हैं उनके देखना कभी नाक में बाल आए होते हैं। तो उन बालों का क्या काम होता है, कभी आपने सोचा है? आज बताता हूँ आपको उनका क्या काम होता है। वो एयर को फिल्टर करते हैं भाई। क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। तो एयर जैसे ही नोस्ट्रल से एंट्री लेती है, फिल्टर होती है उन एयर्स के द्वारा, और बॉडी के अंदर आती है। जैसे ये पासेज होता है, ये पास हुई और कहाँ पहुँची? फेनरिक्स में पहुंची, या कह सकता हूँ मैं थ्रोट में पहुंची, क्योंकि ये पूरा पोर्शन क्या है, ये पूरा पोर्शन क्या है? थ्रोट, यानी कि गला है आपका। यहाँ से पहुंची है फेनरिक्स में। अब फेनरिक्स से अगला पार्ट आप देख रहे होगे लैंड्रिक्स। अब सर ये लैंड्रिक्स क्या होता है भाई? भाई लैंड्रिक्स होता है साउंड बॉक्स ऑफ द बॉडी, जहाँ से आप ये भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं ना क्लास में बैठ के। कभी आप बिल्ली की आवाज़ निकाल रहे हैं, कभी किसी पक्षी की आवाज़ निकाल रहे हैं, कभी कुछ आवाज़ निकाल रहे हैं। तो वो साउंड बॉक्स का कमाल है सब। साउंड बॉक्स से आप अपने जो साउंड है वो निकाल पाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। कौन सा है? लैंड्रिक्स से। अब जस्ट आप गले के अगर आप हाथ लगाओगे तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स महसूस होंगे, फील होंगे। आप जो शीशे में देखेंगे आपकी इमेज को, तो अभी आप कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। इनको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलते हैं भाई इनको? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इनको? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज।
अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये पूरा थ्रोट का ही पार्ट है, गले का ही पार्ट है, ठीक है। अब जो एयर है वो कहाँ से पास हुई, लैंड्रिक्स से पास हुई। लैंड्रिक्स से बात कहाँ जाती है, अब आती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया के पैरेलल में क्या होता है भाई, ईसोफेगस होता है। जो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियो बनाई थी उसमें आपको ईसोफेगस पूरा डिफाइन कर दिया है। यहाँ के लिए बता देता हूँ कि ईसोफेगस फूड का पासिस है उसके लिए वर्क करता है, ठीक है भाई। फूड का पासिस कहाँ से होता है, ईसोफेगस से होता है। और एयर का पासिस कहाँ से, ट्रैकिया से होता है। अब एयर है कहाँ से आई, ट्रैकिया से आई, आ गई ट्रैकिया से। ट्रैकिया से आने के बाद आपका लंग्स स्टार्ट हो जाता है। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है। अब जो ये स्ट्रक्चर, आपके दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट यानी राइट और लेफ्ट। अब ये जो लेफ्ट राइट में है स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ द लंग्स, इसको बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। जैसे ये डिवाइड शुरू होना, देखिए इधर क्या हुआ, डिवाइड होना शुरू हो गया। मैं कलर चेंज करता हूँ, ओके। देखिए ये पोर्शन, ठीक है, देखा आप लोगों को, इधर और इधर, ये ब्रोंकी, ये ब्रोंकी हुए। चलिए थोड़ा आगे। अब जैसे ये ब्रोंकी आगे हुई, ये डिवाइड करना शुरू करते हैं। ब्रोंकी किस तरह डिवाइड करते हैं, देखिए ये आपका ब्रोंकी हुआ। अब मैं इसके अगर वी शेप बना दूं और फिर इसको ऐसे डिवाइड करूं, देखिए ना आप डायग्राम इसमें देखना। फिर इसको वी शेप बनाया, फिर डिवाइड किया मैंने, फिर वी शेप बनाया, फिर डिवाइड किया इसको मैंने। अब लास्ट में जाके ये ऐसे गोल हो जाता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो जो ये पोर्शंस हैं, ये है आपका ब्रोंकी। ये पोर्शन से इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं भाई इनको, ब्रोंक्यूल्स। देखिए यहाँ पर दे रखा है ब्रोंक्यूल्स, क्या दे रखा है, ये ब्रोंक्यूल्स। क्या दे रखा है भाई, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है भाई। ये आपके हो गए ब्रोंक्यूल्स हो गए, ठीक है। इतना समझा आप लोगों ने। अब देखिए जो मैंने अभी आप लोगों के लिए बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, यानी कि सॉरी एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाया था अभी, इसको बोलते हैं एल्वियोली, जहाँ पर एयर का प्योरिफिकेशन होता है। एल्वियोली, ये पार्ट देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं एल्वियोली। ये आपके जो ब्रोंकी है, ये आपके ब्रोंक्यूल्स हो गई, और ये इसको बोलते हैं क्या, एल्वियोली, जहाँ पर एयर का प्योरिफिकेशन होता है, ठीक है। हो गया इतना, ये आपके लंग्स हो चुके हैं। अब आपने कभी अपनी चेस्ट के हाथ लगाया हो तो कुछ आपको हड्डियाँ नजर आएंगी, ये महसूस होंगी। आप देख भी सकते हैं, जो पतला व्यक्ति है उसमें आप इन हड्डियों को देख भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत दिखी जाएंगे भाई, ऐसा तो नहीं है नहीं दिखेंगे बिल्कुल भी। तो इनको बोलते हैं रिब्स, इन हड्डियों को। क्या बोलते हैं इन हड्डियों को, रिब्स। ये जो हड्डियाँ हो गई इनको बोलते हैं रिब्स। अब एक नीचे स्ट्रक्चर होती है, यानी कि एक मसल की बनी हुई होती है, जिसको बोलते हैं क्या, डायफ्राम। क्या बोलते हैं जिसको, डायफ्राम। अब जो सांस लेते हैं तो ऊपर उठता है और छोड़ते हैं जब ये अपना नीचे आता है, यानी रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता है आपकी सांस लेने की क्रिया से, ठीक है भाई। सांस लेने की क्रिया से, जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आगे देखिए, मैंने आपको ये डायग्राम बता दिया पूरा पूरा। अब ये बता दिया आप लोगों को कि कहाँ से एयर पास होती है। अब मैं ये कहूँ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से पास होती है तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, सर कहाँ से पास हुई है। लैंड्रिक्स के पास आई तो कन्फ्यूज नहीं होना आपको, ब्रोंकी के पास है, ब्रोंकुल्स के पास आई। आप इसका क्रम ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि एयर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मसल कैविटी सॉरी नसल पासेज या माउथ कैविटी से कहाँ पहुंची एयर, फेनरिक्स से पास, फेनरिक्स से पहुंची लैंड्रिक्स के पास, लैंड्रिक्स से पहुंची ट्रैकिया के पास, ट्रैकिया से पहुंची ब्रोंकी के पास, ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से एल्वियोली में। ये एयर का पासेज है। अब देखिए थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। जो मेरे पास ये बुक है, मैं डायरेक्ट बुक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ये बुक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक लगभग स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती भाई, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट होती है, और इससे आपके दो फायदे होने वाले हैं। एक, आप एनसीईआरटी पढ़ना सीख जाओगे अच्छे से, क्योंकि एनसीईआरटी 11th-12th में इंपॉर्टेंस इतना बढ़ जाता है, और जो हर एग्जाम है उसमें एनसीईआरटी आता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन आपको लगता है सही है लेकिन एग्जाम ने दिया हुआ गलत है, तो एनसीईआरटी की बेसिस पे आप उस क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग करने वाले हैं हम इस टॉपिक की। ह्यूमन बींग्स में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए, एयर इज इनटेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के द्वारा एयर इनटेक की जाती है, यानी कि नासों के द्वारा एयर को इनटेक किया जाता है, या माउथ कैविटी के द्वारा भी इनटेक होती है। द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय द फाइन एयर्स। अब ये वही बालन जो मैंने आपको बताया है, ये फिल्टर होते हैं किनके द्वारा, फाइन एयर्स के द्वारा, ठीक है। दैट लाइन द पासेज, ओके हो गया।
द पासेज इज ऑल्सो लाइंड विद द म्यूकस, यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस भी प्रेजेंट होता है जो किस में हेल्प करता है, पासिंग में हेल्प करता है। ठीक है भाई। अब फ्रॉम हेयर, यहाँ से क्या होता है, एयर पासिस थ्रू द थ्रोट, एयर कहाँ पास हुई, गले के पास यानी कि फैनरिक्स में गई, फैनरिक्स से कहाँ गई, लैंड्रिक्स में गई, लैंड्रिक्स से गई रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के थ्रू होती हुई कहाँ पहुँची, लंग्स के पास पहुँची, यानी कि एयर थ्रोट से पास हुई और कहाँ पहुँच गई भाई, लंग्स में पास हो गई। ठीक है भाई। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज थ्रोट में, गले में यानी कि प्रेजेंट होते हैं। दीज इंश्योर दैट एयर पासिज डज नॉट कोलैप्स, ये क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो एयर का पासिज है वो कोलैप्स ना हो। क्या नहीं हो, कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है आपस में ना टकराएं। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर एयर पासिज डज नॉट कोलैप्स, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो बच्चा ये भी आप लोगों को मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, जब आप भाई जो एयर है वो बॉडी से निकाल देते हैं, या कह सकता हूँ एक्सहेल कर देते हैं, तब रिलैक्स हो जाते हैं। तो रिलैक्स होने पर जो आपका जो कार्टिलेज का जो ट्रैकिया बना होता है, क्योंकि जो कार्टिलेज है वो मसल्स होते हैं भाई, बोन्स तो होती नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी। जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ना, ये क्या करते हैं, उस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, यानी कि आपस में भिड़ने से बचाते हैं। तो इसका मतलब हुआ एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स, क्योंकि एयर पासिस का मतलब क्या होता है आपको सभी को पता है, ट्रैकिया से एयर पास होती है। डज नॉट कोलैप्स यानी कि वो आपस में नहीं टकराते हैं साइड से उसकी, इसको बोलते हैं एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स। समझ गए आप? और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, सर ये समझ नहीं आया। ठीक है भाई, चले आगे। अब देखिए, विद इन द लंग्स में द पासेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, जो पासेज है वो डिवाइड होता जाता है किसमें, स्मॉलर और स्मॉलर ट्यूब्स में, विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आप सभी को बताया कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं भाई, एल्वियोलीज होते हैं, जो हम ऐसे ऐसे करके बना रहे थे, वी से बनाया और फिर लास्ट में ये बना दी, इसको बोलते हैं क्या, एल्वियोली। ठीक है भाई, मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से बता दिया, कोई बात नहीं। अब देखिए आगे, इनको बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन बी टेक प्लेस। एल्वियोली क्या करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे क्या हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी CO2 लेते हैं हम, या CO2 लेती है और ऑक्सीजन को बॉडी के पास छोड़ देती है। ठीक है, क्योंकि अब समझेंगे आगे, मैं पूरा बताता हूँ आपको। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। अब जो एल्वियोली के वॉल्स हैं उनके पास क्या होता है, ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरीज का एक अच्छा नेटवर्क होता है। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ इन का मतलब होता है सांस लेना, वी लिफ्ट आवर रिब्स, हम अपने रिब्स को ऊपर उठाते हैं। आप भी महसूस कर सकते हैं जब आप सांस लेंगे तो जो आपकी चेस्ट से थोड़ा सा नीचे का पोर्शन होगा तो आप देखेंगे कि आप चेस्ट ऊपर उठेगी। तो जो नीचे वाला पोर्शन मैंने आपको डायग्राम में बताया कि रिब्स कौन से होते हैं, रिब्स आप सभी को पता है भाई। और फ्लैटन और डायफ्राम, यानी डायफ्राम की शेप भी कुछ किस प्रकार की हो जाती है, इस प्रकार की शेप हो जाती है, सॉरी इस प्रकार की शेप आपकी हो जाएगी, थोड़ा फ्लैट हो जाएगा आपका डायग्राम में। फ्लैट भाई, कुछ फ्लैट क्या होता है, सीधा सा होता है। ठीक है ना, तो लिफ्ट आवर रिब्स, आप रिब्स को उठाते हैं, अपने जो रिब्स क्या होते हैं, हड्डियाँ होते हैं आपकी, ये रिब्स ऊपर उठेंगे, आप सांस लेके देख सकते हैं, और डायफ्राम आपका फ्लैट हो गया। चलो इतना हो गया। द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर। अब चेस्ट जो कैविटी मतलब होता है जगह, चेस्ट कैविटी है वो क्या बन जाती है, लार्जर बन जाती है। रिजल्ट एज ए रिजल्ट लार्जर बन जाती है, ये इसका परिणाम हुआ। जैसे आप सांस लेंगे, ब्रीद इन करेंगे तो आपकी चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाएगी। आप सांस लेके देख सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना, आप कभी आर्मी का आप फिजिकल देने जाओगे तो कहेंगे दो प्रकार की छाती देखते हो, एक तो बिना फुलाई हुई, क्योंकि भाई देसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ थोड़ी सी, आप समझ जाना। आप कहेंगे भाई एक बार तो कहेंगे नॉर्मल चेस्ट, और फिर कहेंगे भाई फुला के दिखा, तो वो फुलाएंगे कैसे, हम सांस लेते हैं तभी तो छाती फूलती। आप कभी अपने घर में अपने पापा मम्मी से पूछ सकते हैं भाई इस बारे में, तो आप टॉपिक पे बात कर सकते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, जो रिजल्ट क्या हुआ इसका, जो आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो भी क्या हो जाएगी, लार्जर हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स। अब जो इसकी वजह से क्या हुई, जो एयर है हमने ब्रीद इन की और एयर कहाँ भर गई, लंग्स में भर गई हमारी।
भर गई, ठीक है, इतना हो गया। अब फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोली, और जो एल्वियोलीज में है, जो फैली हुई एल्वियोलीज हैं उनमें क्या हो गई है, यानी कि फिल हो गई। अब जो एयर थी वो लंग्स में गई, लंग्स से कहाँ पहुंची, एल्वियोलीज में पहुंची। अब द ब्लड ब्रिंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी रिलीज इनटू द एल्वियोली। अब देखिए मैं ये बात आपको कहना चाह रहा था, जो अभी मैंने आपको एल्वियोली के बारे में थोड़ा बताया था कि एल्वियोली क्या करती है, वो CO2 लेती है किनसे, ब्लड से, ब्लड वेसल से, उनसे ब्लड आता है उनसे क्या लेती है, CO2 लेके। अब देखिए जो ब्लड ब्रिंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड के लेके आया, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है बॉडी से, और किसके पास उसने रिलीज कर दिया, एल्वियोली के पास उसने रिलीज कर दिया। अब द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन बाय द ब्लड। अब जो ऑक्सीजन है एल्वियोलीज में, वो किसके द्वारा ले ली जाती है, ब्लड के द्वारा ले ली जाती है, इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स, इनमें ऑक्सीजन ले ली गई, टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल सेल्स इन द बॉडी। अब जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के द्वारा ले ली गई, अब जो वो ब्लड है वो पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब वो दूसरी तरफ जो CO2 ली गई थी एल्वियोलिस की तरफ, वो वापस से ब्रोंकियल से होती है, फिर ब्रोंकी के पास पहुंची और फिर क्या निकल के बाहर निकाल दी गई। ड्यूरिंग दिस ब्रीदिंग साइकिल, इस पूरी ब्रीदिंग साइकिल के दौरान, व्हेन द एयर इज टेकन इन और आउट, मतलब टेकन इन की गई और लेट आउट यानी कि ली गई और बाहर छोड़ी गई, लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है बची हुई जो एयर की वॉल्यूम होती है, एयर, सो देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। अब देखिए आप समझे नहीं होंगे इस लाइन यहाँ से मतलब क्या कि व्हेन द एयर इज इन और लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम। जब भी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो सारी की सारी ऑक्सीजन बॉडी से बाहर नहीं निकाली जाती, या फिर बहुत सारी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं ली जा सकती भाई, क्योंकि अगर हम सारी ऑक्सीजन बाहर निकाल देंगे तो बॉडी के पास कुछ नहीं बचेगा और इंसान की अल्टीमेट डेथ हो सकती है। तो बॉडी कुछ ना कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा कंटेन रखता है भाई, हमेशा बॉडी के पास कुछ ना कुछ ऑक्सीजन रखता है, जिसकी वजह से उसके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सके। ठीक है, हो गई, समझे इतना। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द एनिमल्स इज लार्जर, जिन एनिमल्स का जो साइज है वो बड़ा है, उनमें क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक प्लेस द ऑक्सीजन डिलीवरी टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब आप सोच रहे हैं सर डिफ्यूजन क्या होता है, मैं इस लाइन का मतलब तो बाद में समझा, पहले डिफ्यूजन बताता हूँ। डिफ्यूजन का मतलब होता है भाई हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में कोई फ्लो होना, और तो जर्नली से बात है, सभी को पता है भाई। यहाँ अगर मैं आपके पास एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर पानी ज़्यादा है, यहाँ पर पानी कम है, तो पानी किधर बहेगा भाई, ज़्यादा से कम किधर बहेगा, कब तक बहेगा, जब तक इक्वल ना आ जाए। समझे आप, समझ गई। अगर हम बीच में स्टॉपेज लगा दें तो उतना रुक जाएगा, समझ गए आप। ये होता है डिफ्यूजन, यानी कि लोअर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब कहता है जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो अकेला इतना कामयाब नहीं है ऑक्सीजन की डिलीवरी करने में बॉडी के सभी पार्ट्स के पास, यानी कि केवल डिफ्यूजन से ही, डिफ्यूजन प्रेशर से सभी बॉडी के पार्ट्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूर होगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो हर बॉडी के पार्ट्स के पास पहुंचाना ज़रूरी है, सही बात है, जरूरी है बस सबके पास पहुंचे। तो इसके पास हमारे लिए कुछ होते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाते हैं, टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, एयर इन द लंग्स। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से, जो लंग्स में एयर है वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं और उसको कैरी करते हैं टिश्यूज ऑफ बॉडी, सेल्स के पास कैरी करते हैं, कह सकते हैं टिश्यूज के पास उसको पहुँचाते हैं जहाँ पर डिफिशियंट है, यानी कि डिफिशियंट का मतलब क्या होता है, कमी है ऑक्सीजन की। ठीक है, अब वो बॉडी पिगमेंट कौन सा है, ह्यूमन बींग्स में वो बॉडी पिगमेंट है, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा भाई, पिगमेंट कौन सा है, हीमोग्लोबिन, HB, हीमोग्लोबिन। जो ब्लड बोलते हैं ना भाई, मेरे में 7 ग्राम ब्लड है, मेरे में 12 ग्राम ब्लड है, वो ब्लड नहीं होता एक्चुअल में, वो हीमोग्लोबिन होता है। और ये हीमोग्लोबिन वो पिगमेंट है जो आपके लिए आपका जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। इसलिए कहते हैं कि ब्लड जरूरी है, यानी कि हीमोग्लोबिन जरूरी है, क्योंकि आपकी जो रेस्पिरेटरी यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर उसमें तो इतना काबिल है नहीं कि सब बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचा पाए ऑक्सीजन, टाइम टू टाइम नहीं पहुंचा सकता, तो इसलिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता पड़ती है। हीमोग्लोबिन इतना हो गया, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है विच हैज़ ए वेरी हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा मतलब काबिलियत होती है ऑक्सीजन को पहुँचाने की। दिस
पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसूल, यानी कि RBC में प्रेजेंट होता है ये रेड ब्लड वाइट कॉर्पसूल, इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। दूसरी तरफ बात करते हैं CO2 की। CO2 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन द ऑक्सीजन। CO2 है वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है बजाय ऑक्सीजन के। आप समझे नहीं होंगे इस बात का, क्योंकि ऑक्सीजन है वो वाटर में इतना जल्दी डिजोल्व नहीं हो सकता जितना कि CO2 आराम से डिजोल्व हो सकता है। हेंस हियर इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आप समझे कुछ? इसका मतलब ये हुआ कि जो दो ऑक्सीजन हमारी वो क्या होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती जितने कि क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं। लगभग कंप्लीट हो गई है, आपका जो NCERT है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इससे रिलेटेड आप अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के आराम से क्वेश्चन पूछिए, बेझिझक क्वेश्चन पूछिए। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास फॉर टुडे।